Today we will discuss about tax planning depends upon location of business. There are certain deductions and investment allowances are available in the Income Tax Act which are based on location of undertaking. It means assessee is entitled for deductions only when industrial undertaking has been set up in a specific location of the country like special economic zone, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यानी आयकर अधिनियम में बहुत सारे प्रोविजन इस बात पर दे रखे हैं कि यदि आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में इस्टेब्लिश की है तो आपको स्पेशल एग्जीबिशन मिलेगा, डिडक्शंस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा, यानी प्रॉफिट का हिस्सा एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसलिए द एसएससी कैन मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी बाय एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। यदि आपने अपना बिजनेस यूनिट पर्टिकुलर लोकेशन में एस्टैब्लिश किया है तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगी विदाउट वॉलेटिंग द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज वी आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इन दिस वे लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट is also key element for the purpose of tax planning. अब क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस और कहां एस्टैब्लिश करने से हम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो इसमें जो रिलेवेंट सेक्शंस में बात करूंगा जो लोकेशन से रिलेटेड है। लोकेशन मींस किस एरिया के अंदर हमें बिजनेस यूनिट लगाने से हमारी टोटल इनकम कम हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाएगी। तो इसका जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, एक तो सेक्शन हम बात करेंगे सेक्शन 10AA। 10AA जो बात करता है वो कहता है न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करता है सेक्शन 10AA। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 80IC। एक सेक्शन 80IC है, एक सेक्शन है आपका 80IE और एक सेक्शन है सेक्शन 32AD। मोटे मोटे तौर पर ये चार सेक्शन इस तरह के हैं जो लोकेशन ऑफ बिजनेस से बिलोंग करने वाले हैं। यानी यदि आपने इंडस्ट्रियल यूनिट इन सेक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टैब्लिश की है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो आइए फिर हम चारों की एक बात करते हैं। तो 10AA बात करता है न्यूली स्टैब्लिशमेंट यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 80IC जो बात करता है वो कहता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश स्टेट में यदि आप एस्टैब्लिश करते तो 80IC में डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा दूसरे स्टेट भी था सिक्किम, लेकिन उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया अब, इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो 80IC के अंदर हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में यदि आपने कोई यूनिट एस्टैब्लिश की है तो 80IC में डिडक्शन मिलेगा। 80IE बात करता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो 7 सिस्टर्स आती हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आ रहे हैं, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यदि आपने एस्टैब्लिश किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 80IE कहता है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मिजोरम में है आपका, आसाम है आपका, अरुणाचल प्रदेश, ये सातों स्टेट के अंदर यदि आपने स्टैब्लिश किया है तो सेक्शन 80IE में डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 32AD जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात करता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है यदि आपने प्लांट एंड मशीनरी की स्टैब्लिशमेंट किया है, नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, सब्सटेंशियल एक्सपेंड किया है, तो आपको 32AD में इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन ये अलाउंस थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये केवल आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, केवल 4 स्टेट के अंदर ही अवेलेबल है। तो ये चारों सेक्शन पर्टिकुलर एरिया की बात करता है। 10AA कहता है कि यदि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट एस्टैब्लिश की है और एक्सपोर्ट का टर्नओवर का बेनिफिट हुआ है तो 10AA में रिडक्शन मिलेगा। 80IC कहता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में आपने यूनिट एस्टैब्लिश की है तो आपको रिडक्शन मिलेगा। 80IE कहती है कि नॉर्थ
ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर यदि आपने यूनिट की स्टैब्लिश किए हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। और 32AD कहता है द इन्वेस्टमेंट अलाउंस विल बी गिवन इफ द एडिशनल मशीनरी हैज बीन परचेज्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, तो आपको डिडक्शन। तो चारों सेक्शन लोकेशन से बिलोंग करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यदि आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब आइए इनको वन बाय वन हम सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन 10AA की बात करते हैं। 10AA क्या है? 10AA बिलोंग्स टू न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यदि आपने सेल्स के अंदर नया यूनिट स्टैब्लिश की है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? एसएससी शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। एसएससी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर किसको कहेंगे? तो हम यूं कह दें कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड लेटर ऑफ अप्रूवल बाय डेवलपमेंट कमिश्नर टू सेट अप ए यूनिट इन सेज। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस्टेब्लिश करने के लिए यदि आपको डेवलपमेंट कमिश्नर ने एक लेटर ऑफ अप्रूवल दे दिया है तो यू आर ट्रीटेड एज ए एंटरप्रेन्योर। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यू शुड बी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हैं तो 10AA में डिडक्शन मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या है जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हम यू कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसको लेटर ऑफ अप्रूवल का ग्रांट मिल गई है। कौन देगा? डेवलपमेंट कमिश्नर। यानी सेज के अंदर यूनिट स्टैब्लिश करने की लेटर ऑफ परमिशन आपको मिल जाती है, लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाता है, तो आप एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है, द यूनिट इन सेज बिगिंस टू मैन्युफैक्चर बिटवीन 2005-6 टू 1 अप्रैल 2020। यानी सेज में जो यूनिट आप स्टैब्लिश करेंगे दैट मस्ट बी स्टार्टेड और मस्ट बी बिगिंस टू मैन्युफैक्चर बिटवीन 2005-6 टू 1 अप्रैल 20। यानी 2005-6 से लेकर 1 अप्रैल 20 के बीच में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? मैन्युफैक्चर मीन्स टू मेक, प्रोड्यूस, फैब्रिकेट, असेंबल और प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में ये सब चीजें इंक्लूड होगी। आप चाहें तो प्रोडक्शन करें, बनाए चीजें को बनाएं, या फैब्रिकेशन करें, या असेंबल करें, या कोई प्रोसेस में प्रोसेस में प्रोडक्शन हो रहा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस में जाकर प्रोडक्शन होता है, तो प्रोसेस भी इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है, असेंबल इंक्लूड है, मेकिंग इंक्लूड है, प्रोड्यूस इंक्लूड है, वो सब इसमें आपका है। और एक और कंडीशन इसमें है, इट इज नॉट फाउंड बाई स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यानी अभी आपके पास कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को तोड़ करके फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेज में डिडक्शन नहीं मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट शुड बी न्यू, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करके यदि आप सेज में एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और पांचवी कंडीशन, इट इज नॉट फॉर्म बाय ट्रांसफर टू अ न्यू बिजनेस ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड प्लांट। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर करके भी आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश नहीं करेंगे। यानी आपने नया सेटअप तो स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन जो पुरानी मशीनरी थी वही मशीनरी आपने काम में ले ली, तो उस केस के अंदर वो न्यू अंडरटेकिंग नहीं कहा जाएगा। और जो न्यू अंडरटेकिंग नहीं है तो सेक्शन 10AA अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 10AA के लिए जरूरी है कि द ओल्ड मशीनरी शुड नॉट बी यूज्ड, मशीनरी शुड बी न्यू। जो प्लांट मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं वो नया होना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन आप ध्यान रखें। एक्सेप्शन क्या है? द टोटल जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, द 20% मशीनरी कैन बी यूज्ड एज ओल्ड मशीनरी। यानी नए बिजनेस के अंदर जो आपने टोटल प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20% तक का इन्वेस्टमेंट पुराना हो सकता है। यदि आपने 100 करोड़ का नया प्लांट और मशीनरी परचेज कर रहे हैं, यानी जो नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें 100 करोड़ की प्लांट चाहिए, उसका 20% 20 करोड़ तक पुरानी मशीनरी यूज की जा सकती है। तो कंडीशन तो यह है कि द न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग बाय ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी टू द न्यू बिजनेस, बट अप टू 20% कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी 20% तक आप ट्रांसफर करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द एसएससी इज इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स और फ्रॉम सर्विस
फ्रॉम सच यूनिट, ये जो नई इंडस्ट्रियल टेक्निक आपने स्टैब्लिश की है उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए, और एक्सपोर्ट की इनकम होगी तो ही सेक्शन 10AA के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। यदि एक्सपोर्ट नहीं है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये पांचों कंडीशन आप ध्यान रखें। एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, सेल्स के अंदर नई यूनिट आप स्टैब्लिश करें 2005-6 से लेकर अप्रैल 20 के बीच में होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया मेकिंग होना है, फैब्रिकेशन हो या असेंबल हो या प्रोड्यूस हो, प्रोसेसिंग हो, और इसके बाद पुराना बिजनेस तोड़कर नया बिजनेस नहीं बनाए, फिर पुरानी मशीनरी को यूज नहीं करें, नई मशीनरी परचेस करनी होगी, लेकिन 20% तक पुरानी मशीनरी कैन बी यूज्ड, और एक्सपोर्ट होना चाहिए, और अपने बुक्स का ऑडिट होना चाहिए। ये कंडीशन यदि पूरी होती है तो अब आपको डिडक्शंस कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कितना होगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालना पड़ेगा कि आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, टर्नओवर क्या, प्रॉफिट निकालना होगा आपको सबसे पहले कि मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे कि उस यूनिट से टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, अपॉन कर दीजिए आप टोटल टर्नओवर, आपका टोटल टर्नओवर कितना है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट और प्लस डोमेस्टिक सेल्स दोनों मिला करके, और इनटू कर दीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो ये आपका आ जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए मेरा 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का प्रॉफिट था, और मेरा टोटल टर्नओवर था 1000 करोड़ का, और 1000 करोड़ में से 500 करोड़ मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है। यानी जो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपने स्टैब्लिश की है इस सेज के अंदर, तो उसका टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर प्रॉफिट निकालना होगा। और मान लीजिए उस पूरी यूनिट से आपका टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है, टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ का, जिसमें डोमेस्टिक सेल्स भी इंक्लूड है और एक्सपोर्ट टर्नओवर भी इंक्लूड है, और 500 करोड़ का एक्सटर्नल टर्नओवर है। तो आपका मतलब क्या हुआ, टोटल टर्नओवर का 50% एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो 100 करोड़ का भी 50% यानी 50 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पर एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखें कि एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस द कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अंडरटेकिंग बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं है, जैसे फ्रेट, कोई आपने फ्रेट पे किया तो फ्रेट इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस में इंक्लूड नहीं है। इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड नहीं है। और यदि आपने इसको इंपोर्टर से रिकवर भी कर लिया, सपोज दैट ऑल दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द इंपोर्टर, और इंपोर्टर से आपने सेलिंग प्राइस में इंक्लूड कर लिया, एक्सपोर्टर में इंक्लूड कर दिया है, तो आपको लेस करना होगा, है ना। डिडक्टेबल व्हेन एसएससी रिकवर्स फ्रॉम इंपोर्टर, यदि इंपोर्टर से रिकवर कर रहा है तो ये सब खर्चे उसमें से माइनस करने होंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर में से। एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर ये चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। यदि इंक्लूड है तो आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, और एक्सक्लूड करने के बाद ही आप उस एक्सपोर्ट टर्नओवर को लेंगे। तो फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, और इसके अलावा यदि कोई आपने टेक्निकल सर्विसेज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई एक्सपेंसेस भी किया है, वो भी खर्चा है, तो ये खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। लेकिन बाय चांस आपने यानी उस एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर से ये चार्जेस वसूल किए हैं और एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड है, तो इसको आप माइनस कर देना चाहिए। अब ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकल गया। अब प्रॉफिट निकल तो डिडक्शन कितना मिलेगा मुझे, ये तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ। उसके लिए आप क्या करें, इसके 3 फेज कर दीजिए, पहले से 5 साल तक, फिर 6 से 10 साल तक, और 11 से 15 साल तक। 3 फेज में डिडक्शन मिलेगा इसको। आप क्या करें, पहले 5 साल के अंदर उसका 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट वुड बी एग्जेम्प्टेड। 100% प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस इज डिडक्टेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर। 5 लगातार साल तक, यानी 5 साल तक उसका 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक, यानी अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा, 50% से ज्यादा नहीं होगा। और 11 से 15th ईयर तक भी 50% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यह कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर
एंड क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आप बना रहे हैं उसमें उसको बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितना डिडक्शन आप ले रहे हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा, पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा उसमें, और फिर अगले 6 से 10 साल तक 50% ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाएगा और वो नेक्स्ट 5 साल तक डिडक्शन आपको मिलता रहेगा। 11th ईयर से लेकर के 15th ईयर तक आपको डिडक्शन मिलेगा, बट देयर इज अ वन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपको 50% प्रॉफिट का एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन जितना डिडक्शन आप ले रहे हैं उतना का उतना अमाउंट सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्रिएट करना होगा, यानी उतना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा और इस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी 3 फेज में डिडक्शन मिल रहा है, पहले 5 ईयर में 100%, 6 to 10th ईयर में 50% ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्टेड, देयर इज नो कंडीशन, बट फ्रॉम deduction from 11th year to 15th assessment year, 50% of profit provided an equivalent amount is debited to profit and loss account of the previous year and credited to special economic zone reinvestment allowance reserve account. इसमें क्रेडिट किया है तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसमें 1-2 टेक्निकल पॉइंट और समझने की कोशिश करिएगा। लॉस यदि हो जाता है तो losses of other undertaking shall not be adjusted against profit of a unit which is eligible for deduction under section 10AA, यानी जिस यूनिट को 10AA के अंदर एग्जम्पशन मिल रहा है उस यूनिट से दूसरी यूनिट का लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सपोज यू हैव 2 यूनिट्स ए और बी, ए यूनिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10AA और प्रॉफिट हो रहा है, और बी का लॉस हो गया है तो लॉस को इस प्रॉफिट से मिट आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी दूसरा बिजनेस है जो 10AA में नहीं आ रहा है, वहां आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, लॉसेस ऑफ द अंडरटेकिंग shall not be adjusted against profit of a unit which is eligible for deduction under section 10AA, but against normal business it can be set off, उसको अगेंस्ट किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट और ध्यान रखें, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। यदि आपने प्रीवियस ईयर का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, गत वर्ष से आप प्रॉफिट लॉस लेके आ रहे हैं, तो इस ईयर के लॉस को मिट आउट नहीं करेंगे आप, उसको आप मिट आउट किए बिना ही आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ। और लास्ट पॉइंट एक और, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, यानी फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशंस में आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर कर रहे हैं और एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती है, और एक्सचेंज रेट चेंज होने के बाद एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होने की वजह से आपको बेनिफिट हो गया, वो बेनिफिट एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा और उसका सेक्शन 10AA में एग्जम्पशन मिलेगा। यानी फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन से यदि कोई बेनिफिट होता है, इफ एनी बेनिफिट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लक्चुएशन in foreign exchange value, then such profit shall be taxable under the is deductible under section 10AA में डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ये जो पहला सेक्शन जो 10AA था वो मैंने आपको बता दिया कि 10AA के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिडक्शन आपको मिलता है। तो बस इसमें जो बात आपको जो बड़ी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, सेज में स्टैब्लिश होनी चाहिए, 2005-6 से लेकर 2020 तक आप स्टैब्लिश कर दें, और स्टैब्लिश करने के बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए, और एक्सपोर्ट से जो बेनिफिट होगा वही सेज के अंदर डिडक्शन मिलेगा, और उस सेज का डिडक्शन निकालने के लिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर करके आप निकाल लीजिए, यानी टोटल टर्नओवर का कितना परसेंट एक्सपोर्ट टर्नओवर है उतना ही परसेंट एक्सपोर्ट प्रॉफिट माना जाएगा, और उस प्रॉफिट का एग्जम्पशन मिलेगा। और एग्जम्पशन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले 5 साल, नेक्स्ट 5 इयर्स और नेक्स्ट 5 इयर्स में आप डिवाइड कर दीजिए। पहले 5 साल में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 6ठे साल से 10वें साल तक का 50% मिलेगा, और 11th ईयर से 15th ईयर तक भी 50% मिलेगा। लेकिन वहां एक कंडीशन है कि जितना डिडक्शन आप ले रहे हैं उतना पैसा पीने लगों को डेबिट करके और रीइन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा।
तो ये पहला सेक्शन आज हमने डिस्कस किया 10AA, यानी लोकेशन ऑफ बिजनेस किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो क्लियर बता रहा है कि सेज में स्टैब्लिश करें अपनी प्रॉफिट अपने यूनिट को, और सेज की लोकेशन में स्टैब्लिश किया है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यह प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपने यदि वहां सेज में स्टैब्लिश नहीं किया और स्टैब्लिश कर दिया तो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग ए यूनिट इन सेज, लेकिन उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप की लेटर ऑफ अप्रूवल आपको लेना होगा। ये कंडीशन यदि पूरी हो जाती है तो आपको सेक्शन 10AA में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।